Hello students, so let's continue the chapter. Today the topic is the path of constitution या advantages to the makers of the Indian constitution. Despite all these difficulties, there was one big advantage for the makers of the Indian constitution. एक बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होने के बावजूद भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे उनके पास कुछ एक बड़ा एडवांटेज था। क्या था? अनलाइक साउथ अफ्रीका, दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट अ कंसेंसस अबाउट व्हाट अ डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक। मच ऑफ दिस कंसेंसस हैड इवोल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। कि उन्हें ये नहीं देखना था कि जैसे साउथ अफ्रीका में उन्हें देखना पड़ा कि हमें अपनी कंट्री को किस तरह से चेंज करना है, तो इंडिया के जो मेकर्स थे उनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी कि फ्रीडम स्ट्रगल में ही उन्होंने सोच लिया था कि इंडिया जो है किस तरह दिखना चाहिए। सो इन 1928 मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स हैव ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो 1928 में ही, अब हमें इंडिपेंडेंस कब मिली है? हमें 15 अगस्त 1947 को। लेकिन 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और उनके जो 8 कांग्रेस लीडर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर लिया था। In 1931, the resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like. 1931 में कराची में एक कांग्रेस सेशन हुआ था जहां पर ये डिस्कस किया गया था कि आने वाले टाइम में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो एक आज़ाद भारत होगा उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसका संविधान कैसा दिखना चाहिए। सो बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी एंड टू प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो उन्होंने ये देख लिया था कि जो भी बेसिक वैल्यूज मेनली उनकी क्या होनी चाहिए कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, की हर किसी को वोट करने का राइट मिले, राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी, माइनॉरिटीज़ जिनकी नंबरिंग कम होती है, माइनॉरिटीज़ को जो है प्रोटेस्ट किया जाए उनके राइट्स को। तो एक इंडिपेंडेंट इंडिया में इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। सो द सम बेसिक वैल्यूज वर एक्सेप्टेड बाय ऑल लीडर्स मच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट टू डेलिब्रेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ एक वर्ड आया है आपके पास, द वर्ड इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब असेंबली कौन थी? जिन जिन रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया, चूज किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, उनकी असेंबली को बोला गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो उसके जितने भी लीडर्स थे उन्होंने इन बेसिक वैल्यूज को एक्सेप्ट किया। सो द फेमिलैरिटी विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। दूसरा, ब्रिटिश रूल के यानी कॉलोनियल रूल के टाइम पीरियड में जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन या जो उन्होंने राजनीतिक तौर पर जो चीज़ें अपना रखी थी, जो हमारे इंडियन लीडर्स को लगा कि ये हमारे आने वाले इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए बहुत बेटर है, तो उन्होंने उन चीज़ को भी एक्सेप्ट किया कि ऑल हेल्प डेवलप एन एग्रीमेंट ओवर द इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। जैसे कि द ब्रिटिशर्स रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू अ फ्यू। उन्होंने वोटिंग राइट्स कुछ को दिया, लेकिन इंडिया ने क्या किया? वो सभी को दे दिया वोटिंग राइट्स। क्लियर? सो एग्जिस्टेंस ऑफ कॉलोनियल लॉज लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जैसे इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, कॉलोनियल टाइम में उन्होंने जब इसको एग्जिस्ट किया था, तो हमारे इंडिया के जो लीडर्स थे उन्होंने इसको भी एक्सेप्ट अडॉप्ट किया। जैसे कि इंस्टीट्यूशनल डिटेल, क्या प्रोसीजर होना चाहिए एक गवर्नमेंट के लिए, ये सारी चीज़ें इस एक्ट के अकॉर्डिंग थी। तो हमारे जो इंडियन लीडर्स थे उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया। सो नेक्स्ट है लर्निंग फ्रॉम द वेरियस सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा जो भी हमारे लीडर्स थे उनके उनके उनको कॉन्फिडेंस था कि हम जो है दूसरी कंट्री से भी कुछ अच्छा गेन कर सकते हैं, लेकिन जो टर्म्स और कंडीशंस है वो हमारी अपनी होगी। हम किसी से अच्छा तो ले सकते हैं, अब जैसे हम लोग बात करते हैं कि हमें किसी की अच्छाई लेनी चाहिए, उसकी बुराई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, या अगर मैं उसके किसी की गुडविल एक्सेप्ट कर रही हूँ तो वो मैं अपनी टर्म्स पर करूँ, मैं उसके जैसा नहीं बनूँ। ठीक है, सिर्फ मैं ये देखूं कि हाँ वो पर्सन अच्छा है। तो इसी तरह जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने कहा कि हम दूसरी कंट्री से भी कुछ अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन अपनी टर्म्स पर। So many of our leaders were inspired by the ideals of the French Revolution, the practice of parliamentary democracy in Britain,
एंड द बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस। तो हमारे जो लीडर्स थे वो इंस्पायर थे किससे? फ्रेंच रेवोल्यूशन में। आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा है कि क्या क्या आइडियाज थे, क्या क्या सिद्धांत थे, तो वहाँ से वो इंस्पायर हुए। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम उन्होंने ब्रिटेन में देखा उसको फॉलो किया, और जो यूएस ने बिल ऑफ राइट्स था, बिल बनाने का जो था, वो सारा उन्होंने वहाँ से एक्सेप्ट किया। सो दे वर नॉट सिंपली इमिटेटिंग वॉट अदर्स हैव डन। वो इस चीज़ के लिए नहीं थे कि दूसरे क्या कर रहे हैं। एट ईच स्टेप दे वर क्वेश्चनिंग वेदर दीज थिंग सूटेड आर कंट्री। अगर वो कोई एक स्टेप उठा रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जो इंडियन लीडर्स थे, तो वो उसके ऊपर पहले पूरी क्वेश्चनिंग करते थे, हर सिचुएशन को मेजर करते थे कि अगर इस तरह की कंडीशन हो तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, तभी वो एक उसको फाइनलाइज करते थे। सो ऑल दीज फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प की। क्लियर। सो नेक्स्ट टॉपिक इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं। सो द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जैसे मैंने अभी आपको बताया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, वो थी जो कॉन्स्टिट्यूशन का काम जिस असेंबली ने करना था, जहां पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा गया। इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। 1946 में इस असेंबली को इलेक्ट करने के लिए इलेक्शन हुए जुलाई 1946 में, एंड इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946। और इनकी पहली मीटिंग, जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हुए थे, उनकी पहली मीटिंग दिसंबर 1946 में हुई, यानी कि आफ्टर 6 months। क्लियर। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स। तो जो असेंबली थी उसमें टोटल 299 मेंबर्स थे, एंड द असेंबली adopted the constitution on 26 November 1949 but it came into effect on 26 Jan 1950, जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर रिपब्लिक डे के तौर पर। और जो हमारी असेंबली थी उन्होंने 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन इसको इफेक्ट में कब लाया गया? 26 जनवरी 1950 में। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हुआ? वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय असेंबली मोर देन 7 डिकेड अगो। कि ऐसा क्यों है कि हम आज 73 ईयर्स के बाद भी आज भी हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अडॉप्ट कर रहे हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर अलोन, इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ एक मेंबर के व्यू ही नहीं बता रहा, इसके अंदर पूरी इंडिया के बारे में, इंडिया के लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में बताया गया है। सो द सेकेंड रीजन फॉर accepting the constitution is that the constituent assembly representing the people of India। इसका सेकंड जो मेन रीजन था वो ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है वो इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, वो खुद अकेले को रिप्रेजेंट वहाँ पर नहीं कर रही है। फाइनली द मैनर इन विच द असेंबली वर्कड गिव सेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। एक दूसरा था कि जो असेंबली है जो काम कर रही थी वो एक पवित्र तौर पर, एक कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसे एक पवित्रता के तौर पर काम कर रही थी, उसमें कुछ भी ऐसा गलत जो था वो यूज़ नहीं किया जा रहा था। So every word spoken in the Constituent Assembly had been recorded and preserved. These are called Constituent Assembly debate. तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए जो भी वर्ड बोला जाता था, जो भी कुछ बोला जाता था असेंबली के मेंबर्स के द्वारा, उनको रिकॉर्ड किया जाता था और उनको सेव प्रिजर्व्ड करके रखा जाता था, जिसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट। सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो चूज की गई थी 299 मेंबर्स की, उनमें से एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई जो लिख रही थी, उसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एंड द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि 299 मेंबर्स की जो असेंबली थी उन सब के प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और ठीक है, तो जो राजेंद्र प्रसाद थे वो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले राष्ट्रपति भी रहे। क्लियर। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है कि व्हेन प्रिंटेड द असेंबली दीज डिबेट्स आर 12 बल्कि वॉल्यूम्स।
जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था लिखा गया, प्रिंट किया गया, उसके कम से कम 12 बल्कि वॉल्यूम्स जो थे उसके डिबेट्स के थे. सो दीज डिबेट्स प्रोवाइड द रैशनल बिहाइंड एवरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसका मतलब है कि हर डिबेट जो है हमें ये प्रोवाइड कर रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में हर प्रोविज़न को डिस्कस किया गया है. सो दीज आर यूज टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और यही डिबेट जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मीनिंग को जो है रिप्रेजेंट करती है. क्लियर. सो नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पर आता है द गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. गाइडिंग वैल्यू क्या थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की? द ड्रीम एंड द प्रॉमिस. Eliminated inequality in society. Ambedkar ji had different understanding of how inequalities could be removed. अब हमने यहाँ पर देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे उनमें महात्मा गांधी का नाम नहीं आया बिकॉज ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. बट वो चाहते थे, उन्होंने अपनी एक बुक यंग इंडिया 1931 में उन्होंने लिखा कि वो किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चाहते हैं. उनका मानना था कि सोसाइटी से इन इक्वालिटी को एलिमिनेट कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए. लेकिन जो अंबेडकर जी थे जो कि खुद डिप्रेस्ड क्लासेस से बिलोंग करते थे, उनका मानना था कि कैसे इन इक्वालिटी को वो समझना चाहते थे कि कैसे इन इक्वालिटी को रिमूव किया जा सकता है. ठीक है. तो यहाँ पर जो है इन दोनों के जो व्यूज़ थे वो अलग अलग थे. महात्मा गांधी जी का और जो विज़न जो था वो B.R. अम्बेडकर जी उनको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ करते थे कि वो जो है सही नहीं है, क्योंकि ये नहीं पता कि किस तरह से इसको एलिमिनेट किया जा सकता है इनइक्वालिटी को. क्लियर. So the next topic is the philosophy of the constitution. This is the most important part of this chapter. The most fundamental principles underlying one's thought and action. हर एक के जो सिद्धांत हैं, कोई भी हमें सोच है या हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो एक्शंस हैं, वो किसी ना किसी सिद्धांतों के ऊपर बेस होते हैं. ठीक है. तो इसी तरह हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी कैसा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया है उस पर कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं. These values are embedded in the preamble of the Indian Constitution. और यही वैल्यूज़ हमारे इंडिया के जो प्रियम्बल है उसके अंदर बताया गया है. एंड दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो वैल्यूज़ उसके ऊपर बताई गई हैं वो हमारी जितनी भी हमारी वैल्यूज़ हैं उसको सपोर्ट करती हैं. सो द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यू. दिस इज कॉल्ड द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट से जो है स्टार्ट होता है जिसमें सारी की सारी गाइडिंग वैल्यू दी गई हैं. दिस इज कॉल्ड द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यू कैन सी हियर दिस इज द प्रियम्बल ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पर देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, ये सारे के सारे क्या है, ये हमारी गाइडिंग वैल्यू है. इन सभी वैल्यूज़ के ऊपर ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिपेंड करता है, उसके ऊपर बेस्ड है. क्लियर. सो वी विल डिस्कस अबाउट दीज वैल्यूज़ इन आवर नेक्स्ट वीडियो.